हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे जो कि नॉन कॉरपोरेट असेसीज के लिए एप्लीकेबल हैं, क्योंकि कॉरपोरेट असेसीज के लिए तो ऑलरेडी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, यानी मैट। हालांकि इस वीडियो में हम मैट के प्रोविजंस डिस्कस नहीं करेंगे। ये वीडियो हमने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस को समझने के लिए बनाई है जो कि नॉन कॉरपोरेट असेसीज के लिए एप्लीकेबल हैं। तो फ्रेंड्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स यानी AMT को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो बेसिक्स भी समझने पड़ेंगे AMT के। तो बेसिक्स समझने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे किसी टैक्स पेयर की जो टैक्स लायबिलिटी है, मान लीजिए वो बहुत ही कम आ रही है, ज़ीरो भी आ रही है या बहुत ही कम है, तो उस केस में गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स नहीं मिलेगा। और वो इसलिए भी ज़ीरो आ सकती है कि असेसी ने कुछ एलिजिबल डिडक्शंस क्लेम करी हों जो कि वो एलिजिबल भी है जिसके लिए, जैसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA की डिडक्शन तो डायरेक्टली प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है, जिसमें कि प्रॉफिट ही 100% ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें कि 100% प्रॉफिट की डिडक्शन मिल जाती है शुरू के सालों में। तो और 35AD की में भी कैपिटल जो मशीनरीज़ वगैरह, कैपिटल गुड्स जो भी परचेज़ करती हैं कंपनियाँ, जो एलिजिबल कंपनियां हैं, उनको 100% की डिडक्शन मिल जाती है कैपिटल गुड्स की। ऐसे ही कुछ और डिडक्शन चैप्टर 6 में हैं, वो जो 80H से लेके 80RRB की डिडक्शंस हैं। तो ये सब डिडक्शंस की वजह से या तो टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है या ज़ीरो तक भी हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि बिल्कुल ही ज़ीरो ही टैक्स का कलेक्शन भी इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है, और ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं रही होगी कि बिल्कुल ही कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले ले और कोई टैक्स ही ना पे करे। तो उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने AMT के प्रोविजंस को लेकर के आई, जिसमें कि चाहे उसका नॉर्मल टैक्स असेसी का जीरो ही क्यों ना बन रहा हो या बहुत ही कम बन रहा हो, तो भी उसको एक मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो यही AMT है। ये फाइनेंस एक्ट 2011 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस हो गया था, और उसके बाद से आज की डेट में तो ये सभी लगभग सभी नॉन कॉरपोरेट असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। तो ये कितना मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा, वो जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि उसका जो रेट है वो 18.5% का है, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस एज यूजुअल, जो भी एप्लीकेबल होगा सरचार्ज और सेस वो तो लगेगा ही। तो इतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन किस अमाउंट पर, वो है ATI यानी एडजस्टेड टोटल इनकम पर। इस एडजस्टेड टोटल इनकम को कैलकुलेट करने का एक अलग फार्मूला भी है AMT के प्रोविजंस में, हम उसको भी समझेंगे कि वो है कैसे निकलती है एडजस्टेड टोटल इनकम। तो उसके ऊपर 18.5% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज सेस तो देना ही पड़ेगा मिनिमम टैक्स। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि टैक्स कंप्यूटेड अंडर नॉर्मल प्रोविजन इज, इफ टैक्स कंप्यूटेड अंडर नॉर्मल प्रोविजन इज लेस देन टैक्स कंप्यूटेड अंडर AMT प्रोविजंस, देन टैक्स पेयर हैज़ टू पे टैक्स एज पर AMT प्रोविजंस। यानी अगर नॉर्मल प्रोविजंस में जो भी उसका टैक्स है या जीरो है या बहुत ही कम है, तो AMT का जो भी टैक्स है वो टैक्स पेयर को देना ही होगा। Hence, AMT provisions are applicable only when normal tax payable is lower than AMT in any financial year. तो ये तभी एप्लीकेबल, ऑब्वियसली ये तभी एप्लीकेबल होगा जब नॉर्मल टैक्स हमारा कम होगा। और इसके अलावा और बेसिक्स कुछ इसके रूल्स हैं। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू दोज नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन से ही अगर प्रॉफिट्स होंगे उन्हीं को ये एप्लीकेबल है, वो हम वैसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था जो ये डिडक्शंस जो क्लेम करते हैं, अल्टीमेटली ये बिजनेस के हेड्स में ही डिडक्शन क्लेम की जाती हैं। और इसके अलावा अगर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए टैक्स पेयर को, तो इन एप्लीकेशंस अगर एप्लीकेबल है तो फॉर्म 29C जो कि CA से सर्टिफाइड होगा, वो भी असेसी को फाइल करना पड़ेगा अगर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं असेसी पे। और जो ये 18.5% का रेट जो हमने अभी देखा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में ये 15% है। इसके अलावा ऐसी यूनिट्स
जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की यूनिट्स हैं, जो कि अपनी इनकम सोली इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज से डिराइव कर रही हैं, उनके केस में तो सिर्फ 9% का ही है ये रेट। तो फ्रेंड्स, अब हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो ATI है और टैक्स है ये कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि यही मेन चीज़ है ATM अल्टरनेट AMT में, यही मेन चीज़ है ATI को समझना, और टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो तो आपने समझ ही लिया, 18.5% का रेट लग जाएगा। तो मेन तो एडजस्ट टोटल इनकम ही है कि वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली जो भी टैक्सेबल इनकम है एज़ पर नॉर्मल प्रोविजंस आफ्टर ऑल डिडक्शन, जो क्लेम करके जो असेसी ने जिस इनकम पे नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया है वो वाली इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस, सबसे पहले हम वो ले लेंगे और उसमें सिंपली जो भी डिडक्शंस उसने क्लेम करी है वो ऐड बैक करनी है। सिंपली डिडक्शंस को ऐड बैक करना है जो उसकी टोटल इनकम है उसमें, क्योंकि जैसा कि मैंने समझाया था कि 35AD में कैपिटल एसेट्स 100% अलाउड हो जाती हैं, तो इसलिए जब 100% अलाउड हो गई तो एटलीस्ट रेगुलर डेप्रिसिएशन जो होगा वो तो उसको देना ही पड़ेगा, जो भी डेप्रिसिएशन है एटलीस्ट वो मिल जाएगा। तो जो भी रिजल्टेंट अमाउंट आएगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम होगा और उसके ऊपर 18.5% का रेट जब हम अप्लाई करेंगे तो वो AMT वाला टैक्स आ जाएगा। और नॉर्मल टैक्स तो एसएससी ने पहले ही निकाल रखा होता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नॉर्मल टैक्स 70 रुपीज़ है और सपोज़ AMT टैक्स 100 रुपीज़ है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो यही इंटेंशन है कि इन दोनों में से विच एवर इज़ हायर वो देना ही पड़ेगा, मिनिमम AMT के हिसाब से तो देना ही पड़ेगा। तो अब क्योंकि एसएससी इस केस में 100 रुपीज़ देगा जबकि नॉर्मल टैक्स तो 70 ही था, तो जो एक्स्ट्रा वो 30 दे रहा है उसको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा कि वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है उसको नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। हालांकि उस पर इंटरेस्ट नहीं देगी गवर्नमेंट, पर वो नेक्स्ट 15 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉर सेट ऑफ जब भी कभी अगले सालों में नॉर्मल टैक्स ज़्यादा हो जाता है और AMT कम है, तो उस केस में उसको सेट ऑफ मिल जाएगा इस क्रेडिट का 30 रुपीज़ का उसमें से, क्योंकि उस समय नॉर्मल टैक्स ज़्यादा होगा और AMT कम होगा, तो ऑब्वियसली उसका नॉर्मल टैक्स तो ज़्यादा ही है ना, तो उसको तो नॉर्मल टैक्स देना है। लेकिन उसमें से ये जो 30 रुपीज़ तक जितना भी सेट ऑफ हो सकता है पहले वो उतना सेट ऑफ कर लेगा, तो वो बाकी का ही वो टैक्स पे करेगा सब्जेक्ट टू AMT का मिनिमम जहाँ तक होता है वहाँ तक उस अमाउंट तक वो सेट ऑफ कर लेगा नेक्स्ट ईयर्स में उसको। तो फ्रेंड्स, अब हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के मेन प्रोविजंस को देख लेते हैं कि कितना टैक्स है, किसको कितना टैक्स लगता है AMT में, जबकि मेन बेसिक प्रोविजंस जो थे वो तो हमने देख ही लिए। तो हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज में काफ़ी सारे एसेसीज होते हैं। एक तो इंडिविजुअल HUF AOP की कैटेगरी का ग्रुप है पूरा, जिसमें इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP कवर होते हैं। इसके अलावा और भी सारे एसेसीज नॉन कॉर्पोरेट में आते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो ये सब भी हैं। तो हमने इसको 2 ग्रुप में बांटा है, एक तो इंडिविजुअल्स HUF एट्सेट्रा और एक अदर देन इंडिविजुअल HUF। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल HUF के ऊपर ही देख लेते हैं कि मिनिमम अल्टरनेट का कैसे उस पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स के केस में या HUF AOPs के केस में तभी एप्लीकेबल होगा AMT जब उनकी ATI, जो हमने अभी अभी समझा है, जिसको ATI अगर 20 लाख से ज़्यादा होती है तभी ये एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज़ तो नॉर्मल टैक्स फिर चाहे 0 है चाहे उसका लोअर लेवल्स पे है, बस वही फिर उसको देना है। अगर वो 20 लाख से एक्सीड नहीं करती है ATI फिर तो एप्लीकेबल ही नहीं है AMT। अदरवाइज़ अगर एप्लीकेबल है तो AMT का रेट इंडिविजुअल्स एट्सेट्रा पर 18.5% लगेगा ऑफ एडजस्टेड टोटल ATI के ऊपर ही लगाते हैं ये, प्लस सरचार्ज सेस एज एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर किसी टैक्स पेयर ने 15BAC को, जो न्यू टैक्स रिजीम है, अगर उसको ऑप्ट कर लिया है तो फिर AMT से वो बच जाएगा, AMT के प्रोविजन उसको नहीं लगेंगे। दरअसल न्यू टैक्स रिजीम में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस वगैरह तो अलाउड होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको वहाँ वो वाला लॉस तो होगा, लेकिन उसके बदले में उसको AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो वहाँ उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं अदर देन इंडिविजुअल्स जो भी हैं नॉन कॉर्पोरेट्स में,
अदर देन इंडिविजुअल्स या HUF जो एसएससीज हैं। सबसे पहले हम पार्टनरशिप फर्म को ही देख लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जो मिनिमम अल्टरनेट का टैक्स है वो लगेगा 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस, प्लस जो हमने जो भी बेसिक जो AMT के बारे में बेसिक नॉलेज ली है वो सारी एप्लीकेबल होंगी। लोकल अथॉरिटी के केस में ही सिमिलरली 18.5% का ही रेट है प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। बाकी अदर बेसिक थिंग्स तो हमने समझ ही ली हैं जो कि सब में काम आएंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताया गया था, इस पर रेट 15% का है ऑफ ATI प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज। बाकी बेसिक चीज़ें तो सभी पे एप्लीकेबल हैं ही। इसके अलावा कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उनको एक और बेनिफिट भी दिया गया है, उनको एक अदर ऑप्शन भी दिया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में अगर वो ऑप्ट कर लेती हैं सेक्शन 115 BAD या सेक्शन 115 BAE को, तो उस केस में उनके ऊपर टैक्सेस लगेंगे 15% इन केस ऑफ 115 BAE ऑन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और अदर रिमेनिंग इनकम होगी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की नहीं होगी तो उस केस में 22% का टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115 BAE। और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 115 BAD सेक्शन को भी ऑप्ट कर सकती है, तो उस केस में उसके ऊपर 22% का टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों अगर वो इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसको फ़ायदा क्या होने वाला है कि AMT के जो प्रोविजंस हैं वो लगेंगे ही नहीं, बस ये टैक्स उसको देना है 15% का 115 BAE में ऑन मैन्युफैक्चरिंग और 22% का रेट है 115 BAD में। लेकिन फ्रेंड्स, ये AMT के प्रोविजंस नहीं लगने का बेनिफिट जो मिल रहा है वो एक कॉस्ट पे मिल रहा है। वो कॉस्ट क्या है कि इन सेक्शंस में ना 115 BAE 115 BAD इनमें जो भी स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस जो होती हैं वो सब एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी, तो एट द कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग सर्टेन एग्जम्पशंस तब जाके वो AMT ना लगने का बेनिफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा इस केस में। हालांकि हमें सेक्शन 115 BAE और 115 BAD को और डिटेल में भी पढ़ना चाहिए अगर हम इनको यूज़ करना चाहते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन जो एम है वो ये है कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बेसिक प्रोविजंस को ही समझना, जो कि हम आई होप कि आप अब समझ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।